हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में हमने क्लास 12 का सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि कौन कौन से टॉपिक हमको इस चैप्टर में कवर करना है और कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट होने वाले हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, और सभी टॉपिक को मैंने शॉर्ट में एक्सप्लेन किया था। तो आज हम सेकेंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जैसा कि नाम है चैप्टर का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल है उसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के नाम से जाना जाता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल दोनों ही सेम है। ठीक है, आ रही बात समझ में, दोनों ही सेम है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को समझने से पहले इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में जाएंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। सबसे पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को समझने के लिए हम हमें कंसीडर करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पर भी प्रेजेंट हो सकती है, किसी मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकती है, फ्री स्पेस में इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट हो सकती है। और इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों प्रोड्यूस होती है? चार्ज के कारण प्रोड्यूस होती है। चार्ज के अराउंड का जो एरिया होता है, ठीक है, उन पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो वहां पर हमने दो पॉइंट कंसीडर किए, पॉइंट ए पॉइंट बी। ठीक है, एक पॉइंट हमारे पास ए है और दूसरा पॉइंट हमारे पास बी है, और ये दोनों पॉइंट कहाँ प्रेजेंट है? इलेक्ट्रिक फील्ड में प्रेजेंट है। हमारे पास बी पॉइंट पे टेस्ट चार्ज रखा हुआ है। टेस्ट चार्ज कैसा होता है? इसका नेचर कैसा होता है? पॉजिटिव नेचर का होता है ये। ठीक है, और इसकी खुद की फील्ड नहीं होती, बहुत ही छोटा होता है, मतलब वेरी स्मॉल होता है। ठीक है, हमने कंसीडर किया कि ये टेस्ट चार्ज कितने कूलम का है? 1 कूलम का, मतलब यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। इसे जब हम पॉइंट बी से पॉइंट ए पर ले जाएंगे, ठीक है, इसे जब हम पॉइंट बी से पॉइंट ए में ले जाएंगे तो कुछ वर्क डन करना पड़ेगा। ठीक है, वर्क डन करना पड़ेगा। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, मतलब कोई बाहरी व्यक्ति के द्वारा ये वर्क कराया जा रहा है। ठीक है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। ठीक है, तो ये जो वर्क डन है ये किसके इक्वल होगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होगा। आ रही बात समझ में? किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में यदि दो पॉइंट प्रेजेंट है, तो यदि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को लेकर जा रहे हैं, तो जो वर्क डन करना पड़ेगा उसी वर्क डन को क्या बोला जाता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक, तो अब हम आते हैं इसके फार्मूले में कि इसका फार्मूला क्या होगा। उसके बाद हम स्टेटमेंट लिखेंगे कि स्टेटमेंट में क्या लिखा हुआ है। फार्मूला देख लेते हैं। मान लेते हैं ए पॉइंट का पोटेंशियल कितना है? बी ए है। ठीक है, और बी पॉइंट का पोटेंशियल है बी बी। हमने पॉइंट बी से पॉइंट ए पर टेस्ट चार्ज को लेकर गए हैं। ठीक है, तो हम इसे कैसे लिखेंगे? बी ए माइनस बी बी इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। आ रही बात समझ में? ठीक है, पॉइंट ए का पोटेंशियल हमने मान ली बी ए है, पॉइंट बी का पोटेंशियल हमने मान लिए बी बी है। ठीक, तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही पोटेंशियल डिफरेंस होगा, और इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है किसके बराबर होगा? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। आ रही बात समझ में? वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, या हम इसको दूसरे तरीके से बोले तो ऐसे बोलेंगे, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की बात करें, मतलब ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है। ठीक है, फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब कि दैट मीन्स यदि हम किसी टेस्ट चार्ज को, जो कि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होगा, उसे इलेक्ट्रिक फील्ड के एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाएंगे, उस टाइम पर जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा? पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। आ रही बात समझ में? अब यहाँ पर यदि यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज ना हो, इसकी जगह हमने ये जो टेस्ट चार्ज है इसकी जगह हमने कोई अदर चार्ज रख लिए, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? क्यू नॉट की जगह क्या आ जाएगा? क्यू आ जाएगा। मतलब यदि मैं बी ए माइनस बी बी को वी से कंसीडर करूं पोटेंशियल डिफरेंस को, या डेल्टा वी से भी कंसीडर कर सकते हो, डेल्टा वी डी वी, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस है, या वी से भी कंसीडर कर सकते, मतलब वी से लिख सकते हो। तो वी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? वर्क डन बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज फिलहाल में हमने 1 कूलम लिए हैं। यदि
यहाँ पे चार्ज की वैल्यू 1 कूलम ना हो, कुछ ना कुछ यदि इसकी वैल्यू हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कि सीधी सी बात ये कि यहाँ पर टेस्ट चार्ज ना हो तो उस कंडीशन पे हम क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। इसकी जगह हमने कोई चार्ज कंसीडर कर ली तो ये फार्मूला बनेगा। अब यदि आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करोगे तो कैसे डिफाइन करोगे, द रेशो ऑफ वर्क डन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। ठीक है, वर्क डन और जो चार्ज है उन दोनों का जो रेशो होगा वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, कोई बात क्लियर। ठीक है, अब इसकी हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। एसआई यूनिट देखने से पहले हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल देख लेते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी आसानी से समझ में आएगा। ठीक है, यहाँ पे केवल डिफरेंस वर्ड को हटाना है। तो जब यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की ही बात करेंगे, ठीक है, इतना आप नोट कर लीजिए पहले। ठीक है, आपको सेकंड डेफिनेशन समझ में आई। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस को यदि दूसरे तरीके से हम डिफाइन करेंगे तो कैसे डिफाइन करेंगे, द रेशो ऑफ वर्क डन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। द रेशो ऑफ वर्क डन टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। आ रही बात समझ में। ठीक है, इस कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, इन दोनों का रेशो है ना। पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वर्क और टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशो है, या वर्क और कोई भी चार्ज के मैग्नीट्यूड का रेशो है। ठीक है, चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, तो यहाँ पर सिंपल डिफरेंस वर्ड बस हट गया है, बाकी सब सेम है। डेफिनेशन में भी ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा, डेफिनेशन में भी थोड़ा सा चेंजेस आएगा। बस हमको यहाँ पर जो बी पॉइंट हमने कंसीडर किए हैं, इस बी पॉइंट को इनफाइनाइट में कंसीडर करना है। ठीक है, मतलब हम ये मान के चलेंगे कि ये अभी बी पर, मतलब बी पॉइंट जो है ये कहाँ प्रेजेंट है, इनफाइनाइट में प्रेजेंट है। ठीक है, एट इन्फिनिटी। आ रही बात समझ में। ठीक है, इन्फिनिटी क्यों लिए, क्योंकि हमने ये हमको किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चाहिए। अब ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट का। इसके पहले हमने क्या किए थे, दो पॉइंट कंसीडर किए थे और दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमने देखे थे कि उसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। लेकिन यहाँ पर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बी पॉइंट को इन्फिनिटी में ले लेंगे और ये एज्यूम करेंगे, मतलब ये एज्यूम किया गया है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। मतलब यहाँ पर बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v इनफाइनाइट इज इक्वल टू 0। आरी बात समझ में। क्या ये सब एज्यूम है, मतलब ये एज्यूम किया गया है कि इनफाइनाइट में पोटेंशियल को 0 ले लिया जाए ताकि हम किसी भी एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिफाइन कर सके कि इसका पोटेंशियल क्या होगा। क्योंकि अब यदि इन दोनों का डिफरेंस आप करोगे, Va माइनस V इनफाइनाइट, V की जगह क्या आ जाएगा, V इनफाइनाइट, और वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। तो यहाँ पर देखिए V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, V इनफाइनाइट की वैल्यू कितनी माने हमने, 0 माने, तो V इज इक्वल टू कितना आ गया, वर्क डन अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। आ रही बात समझ में। तो ये जो है ये एक्चुअली में क्या है, VA है, मतलब VA पॉइंट का पोटेंशियल हमने डिफाइन कर दिए। ठीक है, VA पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने यहाँ पर उसका फार्मूला कैलकुलेट कर लिए। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो V इनफाइनाइट की वैल्यू हम क्या लेंगे, 0 लेंगे। तो यहाँ पर ये पोटेंशियल डिफरेंस अब नहीं रहा, ये इस पॉइंट के पोटेंशियल की बात कर रहे हैं हम, इसलिए इसे क्या कहा गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहा गया। क्योंकि V इनफाइनाइट क्या है, 0 है, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं करेंगे, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो जो भी पोटेंशियल निकलेगा वो किसका निकलेगा, VA का निकलेगा। आ रही बात समझ में। इस तरीके से हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की डेफिनेशन को लाते हैं। अब डेफिनेशन क्या होगी देख लेते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। ठीक, तो ये सब एज्यूम्शन है। ठीक, एज्यूम किया गया है कि एट इन्फिनिटी पर पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है। ठीक, चलिए डेफिनेशन देखते हैं। द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, तो यहाँ पर भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज की ही बात हो रही है, फ्रॉम 1 पॉइंट टू, यहाँ पे 1 पॉइंट नहीं है, अब यहाँ पर क्या है, फ्रॉम इन्फिनाइट। ठीक है, फ्रॉम इन्फिनाइट टू any other point, to any other point in an electric field is called electric potential difference. Sorry, is called electric potential difference। यहाँ से हट जाएगा, हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात कर रहे हैं।
क्या चेंजेस आया डेफिनेशन में, सिर्फ क्या चेंजेस आया, हमने फर्स्ट पॉइंट को कहां कंसीडर कर लिए, जो बी पॉइंट है वो कहां प्रेजेंट है, इनफाइनाइट में प्रेजेंट है। आ रही बात समझ में? तो इनफाइनाइट में यदि कोई चार्ज प्रेजेंट है, या वो टेस्ट चार्ज हो या कोई भी चार्ज हो, उसे जब हम इनफाइनाइट से उस पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट किसी पॉइंट पर लेकर जाएंगे, तो जो वर्क डन होगा वो वर्क डन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर होगा। ठीक है, किस कंडीशन पर, जब चार्ज की वैल्यू क्या हो, यूनिट हो। ठीक है, चार्ज 1 कूलम हो, तब यदि ये चार्ज की वैल्यू में 1 कूलम ले लूं तो V किसके बराबर हो जाएगा, वर्क डन के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, इस तरीके से डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को, या फिर दूसरे तरीके से डिफाइन करोगे, द रेशियो ऑफ वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल एजेंट टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, और फिर इसके बाद हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को भी देख लिया। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हुई? ठीक है, इतना नोट करिए। अब इसके आगे हम देख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की एसआई यूनिट क्या होगी। तो एसआई यूनिट इसकी वोल्ट होती है। वोल्ट कहां से आई, वोल्ट यहाँ पर साइंटिस्ट के नाम से आई है। साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट थे वोल्टा नाम के, उनके नाम पर, उनके सम्मान के लिए हमने यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट क्या रख दी, वोल्ट रख दी। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये वोल्ट एक्चुअली में है क्या, वोल्ट इज इक्वल टू क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज है। ठीक है, तो वर्क डन की एसआई यूनिट क्या होती है, वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, जूल, और चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम है। तो हम लिख सकते हैं V इज इक्वल टू J अपॉन C। तो यदि हम वोल्ट को डिफाइन करें तो कैसे डिफाइन करेंगे, जूल पर कूलम। ठीक है, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। आ रही बात समझ में? ठीक है, जूल पर कूलम इज कॉल्ड वोल्ट। और यदि हम 1 वोल्ट को डिफाइन करें तो किस तरीके से डिफाइन करेंगे, 1 जूल डिवाइड बाय 1 कूलम। ठीक, दैट मीन्स यदि हम 1 कूलम चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जा रहे हैं, उस टाइम यदि 1 जूल वर्क हो रहा है तो वो किसके बराबर होगा, 1 वोल्ट के बराबर होगा। ठीक है, कभी कभी 1 वोल्ट की डेफिनेशन पूछ लेता है, तो हमको ध्यान रखना है कि दोनों ही वर्क और चार्ज दोनों की वैल्यू यूनिट रहेगी। जब वोल्ट कितना आएगा, 1 वोल्ट आएगा, मतलब 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जब किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट में प्रेजेंट होता है तभी उसमें करंट फ्लो हो पाता है। तो जब हम इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, जब हम इलेक्ट्रिक करंट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जो कि हमारे 12th क्लास का 3rd चैप्टर है, तब आपको ये समझ में आएगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्चुअली में। ठीक है, क्योंकि बिना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस के किसी भी सर्किट में करंट फ्लो नहीं हो सकता है। आ रही बात समझ में? ठीक है, नोट करिए इतना। इसके बाद हम बात करेंगे डायमेंशनल फार्मूले की। डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, ठीक। डायमेंशनल फार्मूला, तो डायमेंशनल फार्मूला आप यहां से बना सकते हैं। V का डायमेंशनल फार्मूला V इज इक्वल टू वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज है। अच्छा, एक और बात, जो क्वांटिटी है ये कैसी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है वोल्ट क्या है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, याद रहेगी बात। स्केलर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि वर्क भी स्केलर है और चार्ज भी स्केलर है। वर्क स्केलर, चार्ज स्केलर, तो वोल्ट क्या होगा, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, स्केलर होगा, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूले की। डायमेंशनल फार्मूला वर्क अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज। वर्क का क्या होता है, फार्मूला क्या होता है वर्क का, F इंटू डिस्प्लेसमेंट, एफ डी डिवाइड बाय क्यू। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml p की पावर -2 एंड डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है l, बाकी टर्म 0 होते हैं, और q का क्या होता है mt। अब इसको हमको सॉल्व कर लेना है, तो डायमेंशनल फार्मूला यहाँ पर जाएगा m l की पावर 2, ठीक है, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, 2, और t की पावर यहाँ पे -1 रहेगी, ऊपर ले जाएंगे, सॉरी यहाँ पर 1 रहेगी, इसे ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा, t की पावर -3, और a को ऊपर ले जाओगे तो a की पावर -1। ठीक है, तो ये हो गया डायमेंशनल फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या वोल्टेज का डायमेंशनल फार्मूला। यही वोल्टेज है। ठीक है, जो हम वोल्टेज पढ़ते हैं ना, वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही है। ठीक है, नोट करिए इतना।
अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस से रिलेटेड है। ठीक है, जब भी वर्क डन होगा, मतलब कि एक चार्ज को जब हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा, तो वो वर्क डन हमेशा अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। ठीक है, कैसे होता है ध्यान से देखिए, मैं शॉर्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा क्योंकि ये बातें आपको पता होना चाहिए, कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो इतना आपने नोट तो कर ही ली होगी, मैं इसे रब कर दे रहा हूं। जब हमने कंसीडर किए थे पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है, यहां से हमने टेस्ट चार्ज ले गए, यहाँ पर कुछ ना कुछ वर्क डन हुआ, ये वर्क डन हो गया। तो ये जो वर्क डन होता है ये हमेशा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होता है। यहाँ पर हमने जो मान लेते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये पॉजिटिव चार्ज के कारण है। किसके कारण है? पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, जिसके ये पॉइंट है दो, ए एंड बी। अब यहाँ पर इस चार्ज को जब इस साइड ले जाओगे, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, ये भी पॉजिटिव चार्ज होता है, दोनों पॉजिटिव है, तो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल करेंगे। इसकी तो खुद की फील्ड है नहीं, तो जो भी फोर्स अप्लाई करेगा प्लस क्यू अप्लाई करेगा। ठीक है, ये इसको रिपल करेगा, किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करेगा। कितना फोर्स अप्लाई करेगा? फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई। ये आपको फर्स्ट चैप्टर में मैंने बता दिया है। ठीक है, ये वैल्यू कैसे है? फोर्स इज इक्वल टू क्यू नॉट ई, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अप्लाई करेगा, सीधी सी बात है, ये चार्ज इस चार्ज पर। ठीक, तो ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा, लेकिन हमें इसके अगेंस्ट वर्क डन कराना है, इसके अगेंस्ट वर्क डन कराना है। ठीक है, और ये वर्क डन कैसा होगा? इनफाइनाइट स्टेट में होगा। ये कुछ बातें हैं जो मैं मतलब ये कंसीडर किया गया है कि ये वर्क डन जो होगा इनफाइनाइट स्टेप में, बहुत छोटी छोटी स्टेप में, मतलब थोड़ा सा पहले वर्क कराएंगे, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर थोड़ा सा, फिर यहाँ पर। तो ये इनफाइनाइट स्टेप कवर करेगा जब भी वर्क डन हम कराएंगे। ठीक है, मतलब ये कंसीडर किया गया, एज्यूम्शन है सर। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसके अलावा जो वर्क डन यहाँ पर हो रहा है ये पाथ इंडिपेंडेंट होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। वर्क डन कैसा होता है? पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ऑब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछ सकता है, या फिल इन द ब्लैंक्स एक नंबर के क्वेश्चन में इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकता है। वर्क डन कैसा होगा? पाथ इंडिपेंडेंट होगा। मतलब कि आप इस टेस्ट चार्ज को यहाँ से ले जाओ, यहाँ से ले जाओ, कहीं से भी ले जाओ, यहाँ से आड़ा तिरछा ऐसा कैसा भी ले जाओ, यहाँ पर मतलब इस पॉइंट पर, सॉरी ए पॉइंट पर कैसे भी ले जाओगे, तो वर्क डन, यदि यहाँ का वर्क डन W1 है, यहाँ का वर्क W2 है, दोनों वर्क हमेशा इक्वल होंगे। मतलब कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट हमेशा इंडिपेंडेंट होता है। दूसरी चीज हमको ये मान के चलना है कि जो वर्क हो रहा है वो एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा हो रहा है। ठीक है, एक्सटर्नल एजेंट मतलब कोई बाहरी व्यक्ति, जैसे हम इसको यहाँ से उठाकर इस पॉइंट पर ले जा रहे हैं। अरे बात समझ में? ठीक है, इसके अलावा इसके पीछे का रीजन देख लेते हैं कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट है पाथ के। क्यों? इसके पीछे का रीजन क्या है? क्योंकि जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है। मतलब कि कंजर्वेटिव नेचर का मतलब ये है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस अभी फिलहाल में मान लेते हैं हम, जैसे मान लो हमारे पास ये एग्जांपल से समझा रहा हूँ मैं आपको, ये प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर आर डिस्टेंस पर Q1 चार्ज प्रेजेंट है, फिर आर डिस्टेंस पर Q2 चार्ज प्रेजेंट है, फिर आर डिस्टेंस पे सॉरी ये Q1 एक बार यहाँ प्रेजेंट है, एक बार यहाँ पर, एक बार यहाँ, सबका डिस्टेंस सेम है यहाँ से। अब आप बताइए इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा? इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा और इन दोनों के बीच में फोर्स लगेगा कितना लगेगा? इक्वल लगेगा। आप फार्मूला लिख कर देखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का क्या होगा? F इजिकल टू Q1 अपॉन आर का स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा? F इजिकल टू Q1 अपॉन आर का स्क्वायर। इसके लिए क्या होगा? F इजिकल टू Q1 अपॉन आर का स्क्वायर। तीनों के लिए सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, जबकि तीनों अलग अलग पोजीशन पर है, लेकिन डिस्टेंस सेम है और मैग्नीट्यूड सेम है चार्ज का। अरे बात समझ, इस पाथ पे, यहाँ पर इस पाथ में, और फोर्स क्या है? फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ठीक है, आ रही बात समझ में? इसीलिए जो वर्क डन होगा वो पाथ इंडिपेंडेंट होगा। ठीक, चलिए नोट करिए इसे। आई होप कि आज की क्लास में जो हमने टॉपिक कवर किया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ पॉइंट बचे होंगे तो हम इसे नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से पॉइंट बचे हैं। वैसे मेरे ख्याल से कोई पॉइंट ऐसा छूटा नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई पॉइंट छूटा होगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसे एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर एंड करते हैं। गुड लक, थैंक यू।